नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। जिन जिलों में मतदान हुआ उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। 59 सीटों में से कुल 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। यूपी के चौथे चरण में 59% से ज्यादा मतदान हुआ। 9 जिलों की कुल 59 सीटों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हालांकि कुछ जगहों पर ईवीएम में शिकायत की खबरें सामने आई। लखीमपुर खीरी में ईवीएम में फेविक्विक डालने की घटना सामने आई, जिस पर चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। यूपी में चौथे चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और चौथे दौर के इस मतदान में 59% से ज्यादा वोट डाले गए। 9 जिलों की 59 सीटों पर यह चुनाव हुआ, जिसमें 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। यानी अब यूपी में 4 दौर का मतदान पूर्ण हो चुका है और 3 दौर का मतदान अब बाकी है। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 9 जिलों के 59 क्षेत्रों में चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। इस चरण में 4 मंत्रियों सहित 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। आपको बता दें कि 2017 में 9 जिलों की 59 सीटों में से 51 बीजेपी गठबंधन के पास थी। वहीं 4 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 9 जिलों में कुल 55% से ज्यादा मतदान हुआ, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 58% से ज्यादा वोट पड़े थे। तो यूपी में चौथे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया और जिस तरीके से मैं आपको बताया कि कुल 7 चरणों में ये वोट डाले जाने हैं, जिसमें से 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब बाकी 3 चरण में भी वोट डाले जाएंगे। लेकिन लखीमपुर खीरी में बताया जा रहा है कि आज सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। कुल 9 जिलों की 59 सीटों पर ये वोट डाले गए, जिसमें 624 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे थे और इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। 10 मार्च को यह पता चलेगा कि किसकी जय हुई, किसकी विजय हुई और किसकी पराजय। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण की वोटिंग बुधवार को हुई। इस दौरान सूबे के 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले गए, लेकिन लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा अपना वोट नहीं डाल पाए, जिसकी वजह से वो मायूस दिखे। दरअसल मुनव्वर राणा का नाम वोटर लिस्ट में था नहीं, जिसके चलते वो अपना वोट नहीं डाल पाए। जब उनसे इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह पहली बार हुआ है जब उनका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं और वोट ना डाल पाने का उन्हें अफसोस है। इसके साथ ही मुनव्वर राणा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट के भरोसे ही वो जिंदा थे, लेकिन उन्हें लगता है कि सरकार ने उनकी रुखसती पहले ही तय कर दी है। तमन्ना होती है हिंदुस्तान के आदमी को एक वोट डालने की, और एक आरजू भी रहती है। एक शेर के साथ मैं यहीं शुरू करता हूँ कि वफाए यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, वफाए यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, क्या पता तलवार मेरे यार की थी। इसी तरह से मुनव्वर राणा एक शायर थे। ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने जो है एक अपना मकाम शायरी से दुनिया को भी अपने अंदर समेटा और दुनिया ने इनको भी कहीं ना कहीं समेट के रखा है। मगर एक बात ऐसी समझ में आई कि जब पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, वोट नहीं डाल सकते, तो बेबस हो गए। तमन्नाएं कहीं ना कहीं उस चीज़ से जागती हैं जो आरजू की तरह समझी जाती है। हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, यही सोचते हैं कि क्यों ऐसा क्यों सर, क्या वजह हुई कि लिस्ट में नाम नहीं? अब इसका मैं क्या बता सकता हूँ साहब, ये तो शासन जाने, प्रशासन जाने। तो
पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो आमतौर से तो हम कहीं भी रहे हों हिंदुस्तान में नाम तो रहता ही था। लेकिन ये कि मैंने इसको अदरवाइज नहीं लिया, मुझे दुख भी नहीं हुआ, इसलिए कि मुमकिन है कि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूँ तो वहाँ ज़िंदगी से नाम कटने वाला हो, ये उसी की आगाही हो, उसी का इशारा हो कि अब तेरा नाम दुनिया से कटने वाला है, इसीलिए दुनिया वालों ने इलेक्शन की लिस्ट से तेरा नाम काट दिया है। तो इसमें मुझे कोई बुरा नहीं लगा, न मुझे अफसोस हुआ, बल्कि मैं खुश हुआ और मैंने नाश्ता पेट भर के किया आज। तो मैंने कहा कि वो किसी बुजुर्ग का शायर है ना कि बजा कहे जिसे आलम, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो। तो जिस तरह शायरी से आपने समाज का दिल जीता, दुनिया के हिंदुस्तान के एक एक लोगों का दिल जीता, कहीं ना कहीं ये दिल बीजेपी का क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, क्या वजह रही है? नहीं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, कि बहुत से ऐसे लीडर्स हैं। अभी इस वक्त ये नाम लेने का वक्त नहीं है कि उनके मुकाबले में कोई मुसलमान भी खड़ा हो तो हम उसको दे दें, क्योंकि इलेक्शन हमने अपने बचपन में यही सीखा था कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। कैमरामैन आलोक के साथ शरफुद्दीन खान, हर खबर, लखनऊ। यूपी में जहां चौथे चरण का मतदान किया गया तो वहीं लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। इसी कड़ी में यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हुआ है इसमें पीलीभीत जनपद में। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चौथे चरण की 59 सीटों पर सायंकाल 5 बजे तक कुल 57.45% मतदान हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चौथे चरण की 59 सीटों पर सायंकाल 5 बजे तक कुल 57.45% मतदान हुआ है। इसमें पीलीभीत जनपद में 61.33, लखीमपुर खीरी में 62.42, सीतापुर में 58.39, हरदोई में 55.29, उन्नाव में 54.05, लखनऊ में 55.08, रायबरेली में 58.40, बांदा में 57.54 और फतेहपुर में 57.02% मतदान की सूचना प्राप्त हुई है। चौथे चरण में लखनऊ में मतदाताओं ने खासा उत्साह देखने को मिला और इसी कड़ी में मध्य विधानसभा के अवध गर्ल्स पीजी कॉलेज बूथ में बीबीडी ग्रुप चेयरमैन विराज सागर दास अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे। विराज सागर दास के साथ बहन सोनाक्षी दास और उनकी माता मौजूद रहीं। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले गए और ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर बीबीडी ग्रुप के चेयरमैन विराज सागर ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने वोट का उन्होंने इस्तेमाल किया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी में चौथे चरण के चुनाव में जहां एक और 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले गए तो वहीं राजधानी लखनऊ के मतदान केंद्रों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कई मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजन भी अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। इस बार के इलेक्शन में चुनाव आयोग की तरफ से दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए कई दिव्यांग बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
यूपी में बुधवार को चौथे चरण के लिए मतदान किया गया, तो वहीं लखनऊ के सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर हंगामा हो गया। महाराजा बिजली पासी मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे लोगों में जमकर बवाल काटा। लोगों ने लिस्ट में नाम नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने आरोप लगाया कि उनके पास वोटर आई कार्ड होने के बावजूद वोट नहीं डालने दिया गया। मतदान करने पहुंचे कुछ लोगों का आरोप है कि वोटर पर्ची जमा करने के बाद भी वोट नहीं डालने दिया। देखिए सब कुछ है, कार्ड पे डाल सकते हैं, फिर भी नहीं डालने दे रहे हम लोग। पैन कार्ड भी है हमारे पास, पासपोर्ट भी है, पर्ची में नाम नहीं, पर्ची और हम घर के मुखिया यहाँ पे भी। चौथे चरण के मतदान के बीच आज कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई जहां पर लोगों का यह आरोप है कि उनके पास वोटर कार्ड था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम न होने के चलते उनको वोटिंग से वंचित किया गया, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। चौथे चरण के मतदान के लिए बड़ी संख्या में वोटर अपने घरों से बाहर निकले और मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान करने के लिए पहुंचे लोगों से हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान ने खास बातचीत की। राजधानी में चौथे चरण का मतदान चल रहा है और यहाँ पे सुबह से लगातार मतदाता काफी भारी संख्या में परिवार सहित मतदान कर रहे हैं और हम भी इस समय एक मतदान केंद्र पे, हमारे साथ कई वोटर्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस बार जो चुनाव में किन मुद्दों को अहमियत देते हुए, प्रथम दृष्टि रखते हुए, किन मुद्दों को देखते हुए इस समय इन्होंने वोट किया है। आप वोट डाल आई हैं इस समय, तो आप जो चिन्ह होगा, निशान होगा, प्लीज कैमरे को सर्च करिए, जो आपको निशान लगाया गया होगा वोट का, वो फ्लैश करिए, दिखाइए एक मिनट निशान जो है। तो आपने इस समय में जो वोट डाला है, तो आपके जो मेन मुद्दे रहे, किन मुद्दों को देखते हुए आपने वोट किया है? वही कई मुद्दे हैं कि मतलब जो भी नौजवान है, उनकी जो भी डिग्री है उस हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको रोजगार दिया जाए। मतलब जो मेन मुद्दा है मैडम आपका तो इस समय डिग्री के अकॉर्डिंग है, रोजगार के अकॉर्डिंग है? जी जी बिल्कुल। और क्या आपके मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जो आपकी आने वाली सरकार है 22 में, जो भी सरकार बनाता है, कोई सी भी सरकार हो सकती है, तो उनसे आप क्या अपेक्षा करती हैं कि किस तरह की आने वाली 2022 में सरकार सबकी तरफ ध्यान दे, सब जितने भी हैं, जिस वर्ग के भी हैं, हर वर्ग की तरफ ध्यान दे, सब सहमति से, सबके सहमति से। आप बताइए, आपने जो इस समय वोट किया है तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? देश के विकास के लिए जो अच्छा होगा उसी को वोट दिया गया है। विकास में लेके किस तरह की चीजें, जैसे कि जो सामने रखी हैं, शिक्षा है? हाँ, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, वही सब। सर आप बताइए, इस समय आप तो कई बार वोट कर चुके होंगे, जब से कई सरकारें भी आपने देखी होंगी। हाँ जी हाँ। आज काफी इस समय उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ भी है। जी हाँ, तो जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर इस समय जनता वोट कर रही है? सबका साथ हो, सबका विकास होगा, देश का विकास हो, जो शिक्षित है उनको जो नौकरी मिले, रोजगार मिलना चाहिए उनको, और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, सब जब अराजकता न होनी चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा, इन मुद्दों में अहम मुद्दा किनको मान रहे हैं? अब सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, बस। सबका साथ सबका विकास। जी हाँ। तो यहाँ पे जैसे सबका साथ सबका विकास, कुछ लोग शिक्षा को मुद्दा बनाए हैं और कुछ रोजगार को मुद्दा बनाए हैं। कहीं कहना है कि डिग्री को लेके, उन डिग्रियों के अकॉर्डिंग नौकरियां होना चाहिए। आइए और भी लोग हैं, जानते हैं किन चीजों को मुद्दा बना के वोट किया। आपने जो वोट किया है आज, तो आपका मुख्य मुद्दे क्या रहे? हमारा मुख्य मुद्दा ये रहा है भाई साहब कि किसान जो है बहुत परेशान, अन्ना जानवर, सांड, ये सब फसल चट किए जा रहे। 4 बीघा सरसों बोई थी, वो सब पूरी खा गए। 2 बीघा गेहूं था, रात भर रखाओ वहाँ बैठ के, दिन भर रखाओ। ये है जैसे डीजल महंगा हो गया, तो हम लोगों की जोताई है, ट्रैक्टर चलाते वो 1000-1200 रुपया घंटा लेता है। ये सब चीजें है, महंगाई। आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है कि जो छुट्टा जानवर हैं या जो डीजल हैं, हाँ, इन चीजों पे नियंत्रण किया जाए और छुट्टा जानवरों पे भी नियंत्रण किया जाए। हाँ, इस पे नियंत्रण किया जाए। डीजल है, जैसे डीजल सस्ता किया जाए और पेट्रोल सस्ता किया जाए। इससे सस्ता होगा तो अन्य वस्तुएं भी थोड़ा सस्ती होंगी। जैसे दाल है, कितनी महंगी हो गई। जिसको 80,000-90,000 तनख्वाह मिलती है तो उसके लिए महंगाई कुछ नहीं है, लेकिन जिसके 5,000-4,000 पे नौकरी करता है
उसके लिए भाई साहब बहुत महंगाई। आपने वोट किया? हाँ वोट किए सर। वोट किया। क्या आपके जहन में क्या मुद्दे रहे जिनको लेके आपने वोट किया? नहीं, हमने वोट ये चीज़ के लिए किया, मान लो सरकार ने जान तो क्या किया इन्होंने कि जब से हमने मान लो यहाँ वोट डालने के लिए चालू किए हैं, तब से मान लो कि जानवर, सरसों, सब जहाँ जो खेती बोई जाती है, मोदी ने 5 किलो गल्ला हमको दिया। मतलब आज के 2-3 महीने पहले 5 किलो गल्ला, जैसे कोरोना लगा, ठीक है, 5 किलो गल्ले में क्या सर आप खा सकते हैं 1 महीने के लिए? बताओ, अभी हमने 5 किलो गन्ने में खा नहीं पाते, फिर जानवर चल रहे हैं रात भर, हम जानवर बच्चे बेबी लेके कहाँ घूमे रात में? आप ये चीज़ बताइए सर। और उसकी बाद नहीं जानते क्या होता है। हाँ भाई साहब, आपने वोट किया है? जी सर। क्या मुद्दे रहे हैं? हम तो यही, हमारे देश को सुरक्षित रखा जाए, जिस सरकार से हो देश की खुशहाली। अभी तक सुरक्षित नहीं था क्या? नहीं था सर, अभी जो इस सरकार आई है तब से सुरक्षित था। इस सरकार से हम लोग खुशी हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे तमाम वोटरों से बात भी की है, और भी वोटर्स हैं जो किसी ने शिक्षा को मुद्दा बताया है, तो कोई रोजगार को मुद्दा बता रहा है, तो कहीं कुछ वोटर्स जो हैं जिन्होंने छुट्टा जानवरों को लेके वोट किया है, उनका मुद्दा छुट्टा जानवरों का है। जिस हिसाब से उनका कहना है कि किसान बड़े परेशान हैं, और इस समय जो उनकी मुख्य समस्या बताई जा रही है वो छुट्टा जानवर हैं, जो लगातार उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं और उनको बेहद नुकसान होता है। लखनऊ से हर खबर के लिए मोहम्मद अमान। कुशीनगर के रामकोला विधानसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए, जिसे प्रदेश में योगी जी ने कायम किया। उन्होंने बताया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर बनाने का गौरव की बात है। साथ ही कहा कि 2017 में अर्थव्यवस्था 11 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि 2022 में 21 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। साथ ही सराहनीय कामों को गिनवाते हुए कहा कि 370 यानी कि धारा 370 हटाई, नागरिकता कानून पारित किया, राम मंदिर बन रहा है, गरीबों को पक्के मकान, रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है, और अगर फिर से सरकार बनती है तो होली दिवाली पर भी 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा। कुछ ना कुछ जरूर शुरू हो गया। तो बहनों भाइयों, हिंदुस्तान का एक भी कोकण नहीं हुआ है हमारा। कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र के सुखरावाली में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि योगी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार सड़क, शौचालय, पेंशन देने में कभी भेदभाव नहीं करती। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार का एजेंडा ही विकास और संस्कृति को एक साथ लेकर चलने का है। उन्होंने बताया कि किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, रोडवेज की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा सहित कई नई योजनाएं बनी, और कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। 5 साल में जितना तैयारी कैले बारे मोदी जी, योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने निश्चय किया है कि अब उत्तर प्रदेश के हर घर में, किस घर में, हर घर में एक रोजगार या स्वरोजगार देना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये भी आप याद रखिए। फतेहपुर में चौथे चरण में मतदान के बाद यूपी सरकार में कारगर राज्य मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को निषाद पार्टी बीजेपी और अपना दल एस के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। साथ ही कहा कि जनता ने इस बार फिर से यूपी में गठबंधन की सरकार बनाने का मन बना लिया है, और क्योंकि सपा शासन में अपराधी खुलेआम घूमते थे, कानून व्यवस्था खराब हो गई थी। आपको बता दें कि बीजेपी सहयोगी दल अपना दल एस से जय कुमार जैकी बिंदकी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। इस बार ये सीट बिंदकी विधानसभा से इनको मिली है। महिलाओं से सिर्फ एक ही कहूंगी कि अपनी हक के लिए वो आवाज उठाना है तो अच्छे नेता का और सुशिक्षित नेता का चुनाव करें, चाहे बिंदकी विधानसभा हो, चाहे जहानाबाद विधानसभा हो। जहां फतेहपुर की 6 विधानसभा चुनाव में और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।